हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जीएस सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसमें यह एक महत्वपूर्ण वीडियो शामिल कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यह वीडियो TRE 4.0 से संबंधित बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं और BPSC एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन में इसमें हम जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं वो भी इसको देख सकते हैं अगर उनके यहाँ सामान्य अध्ययन आता है, जैसे सोशल वाले जो विद्यार्थी हैं तो वहाँ भी ये यूजफुल होगा। PYP MCQ इसमें शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं सभी, और साथ ही साथ PRT जूनियर TGT PGT। यहाँ हम प्रश्नों की संख्या आपको बता देते हैं। 88 प्रश्न GS के लगभग PRT में आते हैं। जूनियर में भी आपको 32 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ TGT में भी आपको 32 प्रश्न देखने को मिलेंगे और PGT में भी GS सेक्शन में आपको 32 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो BPSC जो आयोग है वो GS को वेटेज ठीक ठाक रखा है। तो आप सभी लोग अच्छे से GS को कवर करिए, कहीं से भी पढ़िए, और हाँ, इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ आपको NCERT बुक्स भी पढ़नी है। NCERT या SCERT बुक्स, ये दो काम यदि आप कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे जो आपने पढ़ाई किया है। और सिर्फ आप वीडियो देखेंगे तो 100% की गारंटी नहीं ले सकते हैं। यह है कि 60 से 70% प्रश्न आपको दिख जाएंगे पेपर में। सिर्फ वीडियो वाले बच्चे 60 से 70% प्रश्न ही कर पाएंगे। जो बुक्स भी पढ़ेगा वह 100% नहीं तो 90% प्लस तो अवश्य ही कर पाएगा। 90% प्लस प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएगा बहुत आसानी से। तो इसमें जो प्रश्नों को शामिल किया गया है इस वीडियो में, ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है। इसमें इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम प्रश्न है और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर के भी प्रश्न ना के बराबर है, क्योंकि पूछता ही नहीं BPSC ना। कभी कभार एक आध प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, लेकिन आपको इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से कवर करना है और साथ साथ जो इधर के तीनों सेक्शन हैं, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स को छोड़कर आपको कवर करना है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आता है पेपर में। तो करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का पूछता है BPSC, 1 साल का। तो 1 साल को आपको तैयार रखना है। जहाँ पे 32 प्रश्न आता है उन विद्यार्थियों के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि आप लोगों को ज़्यादा करंट अफेयर पर फोकस नहीं करना है। किसी एक ईयरली मैगजीन से पढ़ लेना है। जो 3-4 प्रश्न आते हैं आप लोगों में वो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। साथ ही साथ जो PRT वाले बच्चे हैं इन सभी को करंट अफेयर बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, क्योंकि 14 से 16 प्रश्न लगभग पेपर में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी होगी, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज है करंट अफेयर का PRT में। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और हाँ, एक सूचना आप सभी लोगों के लिए और है कि जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगी आप सभी को। तो आप सभी लोग पूरी प्लेलिस्ट, लगभग 21 वीडियो है इसमें, आप सभी लोग अवश्य उसको देखिए, क्योंकि उसमें सब बेहतरीन प्रश्न हैं और साथ ही साथ जो BPSC आयोग पूछा है हूबहू वही प्रश्न करवाया गया है। इससे आपको प्रश्न की प्रकृति समझने में आसानी होगी और साथ ही साथ जो ह्यूमन एरर हो जाते हैं प्रश्नों को करने में, वह भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट पर आप ज़रूर जाके विजिट करिए और सभी एक तरफ से देखिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी होगा और कुछ नई चीज़ें भी आपको ऐड होंगी। और उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बात, हम एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्या चीज़ें करने हैं, कैसे अच्छे से प्रश्नों को करना है, ये सब डिस्कस किए हैं। तो हर वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन इन सभी पहले के वीडियो में हर वीडियो में लगभग जिक्र किया गया है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, अदरक एक भूमिगत तना है ना कि जड़, क्योंकि।
यह खाद्य पदार्थों का भंडार करता है, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें लिखा है इनमें गांठ एवं पर्व होती हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा है इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक। और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 2 सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आवृत्ति, आयाम, वेग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो आवृत्ति इसकी नहीं बदलती है। नहीं पर आपको टिक कर लेना है। यहाँ हम एग्जाम अप्रोच सीधे करवा रहे हैं, एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है। ज़्यादा व्याख्या के लिए यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पड़े हैं, आपको अगर ज़्यादा व्याख्या देखनी है तो वहाँ देखिए। यहाँ हम सीधे एग्जाम अप्रोच से ही पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा व्याख्या के चक्कर में पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। कम से कम आप इसमें इस प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं और आवृत्ति ध्यान में रख सकते हैं। और ज़्यादा यहाँ हो जाएगा तो ना ये भी याद रहेगा, ना जो व्याख्या वाली चीज़ें रहेंगी वो भी दिमाग में फिट हो पाएंगी। इसीलिए व्याख्या जहाँ बहुत ज़रूरी रहता है वहीं पर किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। पेपर आर में सबसे पहले आपको यही दिखेगा भारतवर्ष में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर पहला प्रश्न ऑप्शन आप पढ़ेंगे ऐसे कि 81,000 प्रजातियां जीवों में, 47,000 प्रजातियां वनस्पतियों की, सॉरी हाँ 81,000 यहाँ लिखा है, 47,000 यहाँ लिखा है। 70,000 प्रजातियां जीवों की, 50,000 प्रजातियां वनस्पतियों की। 50,000 प्रजातियां जीवों की, 40,000 प्रजातियां वनस्पतियों की। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 81,000 प्रजातियां जीवों की और 47,000 प्रजातियां वनस्पतियों की। पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, इसी को आपको गोला भर देना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल, इसी को कहीं कहीं पर रेगुर भी लिख के आता है, रेगुर, या इंग्लिश में इसको ब्लैक सॉइल। कर्नाटक पहला ऑप्शन दिया गया, गुजरात दूसरा ऑप्शन है, उत्तराखंड तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, इसमें गलत है। गुजरात और कर्नाटक एक से अधिक, इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकेशन तो आप सभी लोगों को पता ही होगा गुजरात और कर्नाटक का। यहाँ कर्नाटक है, सॉरी यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ गुजरात। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। ऑप्शंस दिया गया है अवसादी चट्टान पहला ऑप्शन है, रूपांतरित चट्टान दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आग्नेय चट्टान तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टान होते हैं इसी को सेडिमेंट्री रॉक भी बोला जाता है। जो इसी में क्या है, खनिज किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं, तो अवसादी चट्टान सही है। क्योंकि रूपांतरित और आग्नेय में क्या होते हैं, चीज़ें नष्ट हो जाती हैं या दूसरे रूप में इकट्ठा रहती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा ऑप्शन भारतीय सर्वेक्षण, तीसरा ऑप्शन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा भारतीय सर्वेक्षण। यह आज़ादी के पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक संगठन है सर्वेक्षण के लिए, जिसके द्वारा भारत में सीमाओं के निर्धारण के लिए अंग्रेज अपने टाइम पे करते थे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृति बनती है। अब देखिए ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें एनसीईआरटी में उसी का संक्षिप्त रूप थोड़ा एससीईआरटी में लिख दिया गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा एससीईआरटी बुक। तो यहाँ पे जो दिया गया है पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा दूसरा ऑप्शन, बर्फ द्वारा तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ हैं जो जमीन के नीचे बनती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, को मनाया जाता है। यह मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में यह निर्णय लिया गया था। मॉन्ट्रियल कनाडा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा ओजोन से संबंधित एक जानकारी कि जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों के कारण नष्ट हो रही है। पराबैंगनी किरणों के कारण ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। तो इसी के संबंधित ये बैठक मॉन्ट्रियल में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो वैसे तो एक करंट का प्रश्न है, लेकिन ये किसी भी पेपर में आ सकता है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला बिमल पटेल रखा गया है, दूसरा राहुल मेहरोत्रा, तीसरा योगेश कपूर, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा बिमल पटेल। संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल जी थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत, कुछ लोग किसान आंदोलन मार सकते हैं, लेकिन आपको आदिवासी आंदोलन ही टिक करना है पेपर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो INA
इसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ लिखा गया है INA। तो सुभाष चंद्र बोस पहला ऑप्शन दिया गया, मोहन सिंह दूसरा ऑप्शन दिया गया, लाला लाजपत राय तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मोहन सिंह। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वृक्ष सुरक्षा दिवस और रक्षाबंधन को, तो मध्य प्रदेश पहला ऑप्शन दिया गया, उत्तर प्रदेश दूसरा ऑप्शन है, बिहार तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार ने रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये काफ़ी पहले ले लिए थे, शायद 2012 के आसपास। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आसान प्रश्न, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से गलत भी हो सकता है। तो सन्यासी पहला ऑप्शन दिया गया है, पागलपंथी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, नील तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी पूछ लेता है उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है, तो यहाँ से आप दिमाग में चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। चीज़ें ऐसे तैयार होती हैं। आपको यहाँ MCQ करवा रहे हैं PYQ के रूप में। आपको बस एक काम और कर लेना है, आपको थ्योरी अच्छे से कहीं से कवर करना है, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट थियरी आपको अच्छे से कहीं कंप्लीट कर लेना है किसी भी टीचर से। उससे आपका MCQ यहाँ हम करवा रहे हैं, जो कुछ भी छूटेगा वो आपका थियरी में कंप्लीट हो जाएगा। और जो टीचर छोड़ेंगे, क्योंकि एक टीचर कभी भी कंप्लीट चीज़ें एक ही क्लास में नहीं दे सकता, कुछ चीज़ें उससे भी छूट जाती हैं, क्योंकि देना संभव ही नहीं है ना। अब 1.5-2 घंटे की क्लास में कितना चीज़ें टीचर बता देगा एक टॉपिक से संबंधित। तो कुछ चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, जो चीज़ें यहाँ छूटेंगी यहाँ से मिल जाएंगी, इससे आपका 100% चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आपको एक ही जगह नहीं डिपेंड रहना है कि सिर्फ वीडियो देख लिया हो गया। वीडियो में जो चीज़ें कठिन हैं, जो आप पहली बार देख रहे हैं, उसको फिर थियरी में और अच्छे से पढ़िए, इससे चीज़ें कवर होंगी। और शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? और हाँ, जैसे आप कहीं क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो जो क्लास में चल रहा है उसी को आप NCERT बुक में भी पढ़ सकते हैं। NCERT, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप क्लास 6 की NCERT उठाइए और पढ़ डालिए पूरा, फिर 7th की उठाइए, फिर 8th की उठाइए, फिर 9th उठाइए, फिर 10th उठाइए, फिर 11th उठाइए, फिर 12th उठाइए, कंप्लीट बुक। जैसे यहाँ पॉलिटी चल रहा है तो इसकी पॉलिटी पढ़ लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, इसको भी पढ़िए, फिर इसको भी पढ़िए। जब तक यहाँ ख़त्म होगा तब तक आप 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी ख़त्म कर चुके होंगे। तो इसी प्रकार ज्योग्राफी में करिए। और चीज़ें आपको देखिए कैसे GS तैयार नहीं होता है, क्योंकि GS बार बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं। और एक बार अगर आप सोचेंगे याद कर लें तो कभी याद नहीं होगा, हो ही नहीं सकता एक बार में याद GS, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाती हैं चीज़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो यहाँ भी बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे, बहुत लोग असहयोग आंदोलन लगा देंगे और कुछ लोग यहाँ बंगाल विभाजन मारेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन है होम रूल आंदोलन दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। स्वदेशी एवं बहिष्कार, आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। प्रथम बार, असहयोग आंदोलन तो बहुत बाद में हुआ था, गांधी जी के टाइम पर।
गांधी जी के समय। हालांकि यह भी गांधी जी का ही समय था, लेकिन इसमें गांधी जी एक्टिव थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? अब फलीदार फसल पूछ रहा है इसमें, तो दलहन पहला ऑप्शन दिया गया है, ज्वार दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बाजरा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा दलहन। ये फलीदार फसल है। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है जिसकी गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, इसीलिए दलहन को फलीदार की श्रेणी में रखा गया है। ज्वार और बाजरे में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अभी यहाँ मटर आ जाता, चना आ जाता, सोयाबीन आ जाता तो भी वह सही होता, लोबिया आ जाता, मूंग आ जाता, मसूर आ जाता। इन सब दालों में फलीदार फसलों के अंतर्गत शामिल किया गया है और सब में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं और ये सब लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चरण प्रथम पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई और नागपुर पहला ऑप्शन दिया गया है, मुंबई और कोलकाता दूसरा ऑप्शन दिया गया, सिलचर और पोरबंदर तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सिलचर से पोरबंदर तक। देखिए आपका ये मैप हुआ, सिलचर असम का लोकेशन है, असम यहाँ है, यहाँ पे सिलचर और गुजरात में पोरबंदर। यहाँ से निकल के यहाँ एक रोड गई है थोड़ा तिरछा मिर्चा करके, यहाँ सिलचर तक मिलती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा ऑप्शन 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूरब से पश्चिम पूछा है। अब देखिए सिलचर पूरब में है, पश्चिम में पोरबंदर है, इस दिशा में आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पोरबंदर और सिलचर दिया होता है एक ऑप्शन, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता काम, कई लोग ऑप्शन पश्चिम से पूर्व लगा के चले आते। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। आता हुआ प्रश्न भी गलत होते हैं एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से, किस चीज़ों को ध्यान आप रखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर पहला ऑप्शन दिया गया, बाल गंगाधर तिलक दूसरा ऑप्शन दिया गया, आर.सी. मजूमदार तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा बी.डी. सावरकर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इन्होंने दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ रहा है इसमें। चित्तरंजन दास पहला ऑप्शन दिया गया है, हकीम अजमल खां दूसरा ऑप्शन दिया गया, महात्मा गांधी तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। अब गया अधिवेशन कब हुआ था? बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुतों बार आ चुका है, 1922 में। तो चीज़ें आपको ऐसे, यहाँ दो प्रश्न आपको मिल गए हैं, अगर आप केयर करके पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो चीज़ें नहीं होंगी। आपको इसको एनालिसिस करना है, जो वर्ड यहाँ लिखा गया है, जितने भी वर्ड क्वेश्चंस में लिखे गए हैं उसको बेहतरीन तरीके से, और जितने भी वर्ड ऑप्शंस में बनाए गए हैं उस पर आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिमाग में लानी है, तब आप जाके बेहतरीन तरीके से MCQ सॉल्व कर पाते हैं। अगर ये चीज़ें रिकॉल हो पा रही हैं तो आप समझिए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई।
नहीं तो फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन आप लोग देखते होंगे, जितने भी टॉपर होते हैं वो हमेशा कहते हैं रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो रिवीजन ज़रूरी होता है, नहीं तो पढ़ के भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें रिकॉल ही नहीं हो पाएंगी एग्ज़ाम हॉल में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, इसमें हेनरी विवियन डोरजियो का नाम भी है, जोनाथन डंकन का भी नाम है, डेविड हेयस का नाम भी है। उपरोक्त में से एक से देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला प्रश्न तो आपको यहीं से मिल गया, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1817 में। तो ऑप्शन से यहाँ देखना है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब डेविड हेयर्स होगा। जोनाथन डंकन जो थे, इनका रिलेशन बनारस के जो विश्वविद्यालय खुले वहाँ से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से सभी चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। बिहार में पूछ रहे हैं इसमें किसानों की अगुवाई करने वाले, तभी बिहार स्पेशल का प्रश्न हो गया वैसे तो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन सबसे पहले हुआ, ताना भगत आंदोलन सबसे पहले हुआ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आप घटनाक्रम हिस्ट्री का पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ते समय जो इसमें घटनाक्रम आता है, घटनाक्रम से ही आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बाद बिरसा मुंडा या ताना भगत आंदोलन आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा संथाल विद्रोह। ये एक जनजातीय विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यह भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? अब देखिए, ऐसा किसने कहा था? तो डफरिन पहला ऑप्शन दिया गया है, मिंटो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, करजन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा करजन। करजन ने बंगाल का विभाजन भी करवाया था। और इन्होंने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि कांग्रेस को लड़खड़ा रहा है और भारत में इसे महत्वाकांक्षी समझता हूँ। तो ऐसे चीज़ें आपको तैयार होंगी और आपको 3 लेवल पर पढ़ना है, 3 स्तर पर। पहला स्तर आपको एमसीक्यू, दूसरा स्तर आपका अगर आप किसी टीचर से रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, किसी टीचर को पकड़ के थ्योरी को कंप्लीट कर लेना है, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बुक, तीन तरीके से पढ़िए, देखिए कैसे नहीं आपको जीएस पे बेहतरीन पकड़ बनती है। यह मजबूत स्थिति में आपको जीएस हो जाएगा।
मजबूत हो जाएगा आपका जीएस। आप फॉलो करके देखिए, किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए इस तरीके से ना, जैसे आप का जो कमज़ोर हो उसी को आप इस 3 लेयर पे पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ आप थ्योरी भी पढ़िए और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक का कोई एक चैप्टर या क्लास की बुक उठा लीजिए। वैसे क्रम से पढ़ेंगे तो थोड़ा बेहतर चीज़ें तैयार होती हैं, नहीं तो आपका मर्जी। जैसे जहाँ मॉडर्न आ रहा है वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए पूरा कंप्लीट देख देख के बुक से, और एंशिएंट और मिडोल हिस्ट्री का चैप्टर छोड़ दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके लेवल पे चीज़ें होंगी और आपको बहुत आसानी से 8 से 9 महीने में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं किसी एक बुक को। तो पहले पढ़ने में थोड़ा समस्या भी होता है एनसीईआरटी बुक, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बन जाता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है। और इन दोनों पर भी आपको काम करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको टीचर ऐसे ही याद करवा देंगे, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएंगी। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे देखेंगे तो यहाँ भी आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलता है, ये फाइनली बेनिफिट सबसे ज़्यादा रहता है इसका, और ये सब सहायक के रूप में काम करते हैं। समझ रहे हैं बात? आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यह एक प्रश्न है, आदित्य L1 उपग्रह सूर्य अवलोकन बिंदु है, इसके नाम में ही L1 शब्द छुपा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना आप सभी लोगों को, इस प्रश्न का राइट जवाब L1 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन L2 दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। L3 तीसरा ऑप्शन दिया है, इसका भी कोई मतलब नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। एक करंट का टॉपिक था, फिर भी ये सदाबहार प्रश्न है, इसको आपको तैयार करना है। जो करंट आपको नहीं तैयार करना उसको आगे हम बताएंगे। सदाबहार प्रश्न है करंट के। करंट की प्रकृति को समझने के लिए कुछ प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो बीपीएससी पूछता है। इससे आप प्रश्नों को समझकर उसके डेप्थ को जान पाएंगे और उस तरीके से कम पढ़ के आप करंट अफेयर्स की बुक को चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी साइंस का प्रश्न है और काफ़ी तगड़ा प्रश्न है। बताइए, आप सभी लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन चलिए अच्छा करवा ही देते हैं। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो निम्नतम अवस्था में पूछा है इसमें, तो इसमें आपको ये शब्द याद रखना, निम्नतम। कभी कभी आपको प्रश्न नहीं पता है तब भी आप लॉजिक से लगा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है तो C, यहाँ C/2 लिखा है, इसका आधा, और C/137 यहाँ लिखा है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे देखेंगे सबसे कम इसमें तो यही है ना, जब किसी भी संख्या में आप बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो सबसे कम वैल्यू प्राप्त होती है। इससे भी आप इसको टिक कर सकते हैं, और नहीं तो चीज़ें आपको याद होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन लिखा गया है मैथमेटिकल फॉर्म में। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह की तरह कार्य करेगा। तो जब भी हम उत्तल लेंस पढ़ें और फोकस दूरी इसका दिया और पानी में डुबोया जाता है, तो अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, आप उसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की एक उत्तल लेंस दिया गया है, पहला ऑप्शन। FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस दिया गया है। FL इज ग्रेटर 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भी हम किसी लेंस को पानी में डुबोते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है, फोकस दूरी होती है, वो हमेशा बढ़ जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको जिसको भी पता रहेगा वो बहुत आसानी से कर लेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी आपको लिए अगर नया प्रश्न हो तो आप याद कर लीजिए इसको। फोकस दूरी सही से नहीं लिखा है,
फोकस दूरी। तो आप इसको याद करके, और कभी भी पेपर में आ सकता है सब प्रश्न। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं की जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। थोड़ा इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखा गया है, फिर भी आप लोग कंसंट्रेशन बनाकर अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व करेंगे। एक गलत बात लिखा गया है, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है, अभी इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रकाश किरणें एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंख तक नहीं पहुंच पाती। पूर्ण आंतरिक परावर्तन गलत बात लिखा गया है। तो इस प्रश्न में अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं, ये ठीक बात है। इस प्रश्न का यही राइट जवाब होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन गलत है। नहीं देखा जा सकता, इसके लिए यही है। अधिकतर प्रकाश बिखर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। आभासी अस्पष्टता होगी तभी तो आपको नहीं दिखाई देगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया, बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है? तो KMnO4 का रंग नष्ट करने वाला अम्ल कौन सा है, यह पूछा गया है इस प्रश्न में। CH3COOH पहला ऑप्शन लिखा गया है। C6H8O7 दूसरा ऑप्शन लिखा गया है। CH3CH2COOH तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन सेट किया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन सेट किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा C6H8O7। आइए नेक्स्ट प्रश्न। KMnO4 को लाल दवा भी बोला जाता है। कभी कभी लाल दवा का फार्मूला ही सीधे पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, लिखा तो बहुत बड़ा गया है, आप नाम से भी परिचित होंगे, लेकिन अगर आप इसको थ्योरी में नहीं चीज़ें अच्छे से क्लियर किए होंगे तो यहाँ कन्फ्यूजन करके गलत कर देंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है आप प्रश्न में। बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो अब देखिए, कोई विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो रहा है, उसको अभी पूछा जा रहा है हिस्ट्री में। ये तो हिस्ट्री और करंट मिक्स कर दिया गया है यहाँ पर। काजी नजरुल इस्लाम पहला ऑप्शन दिया गया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर दूसरा ऑप्शन दिया गया है। सुकांत भट्टाचार्य तीसरा ऑप्शन दिया। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे या आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि बांग्लार जल के लेखक कौन थे, अगर इतना ही पता है आपको तब भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह कारनामा किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी टफ प्रश्न, कठिन प्रश्नों में से एक है, क्योंकि आपका अगर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो थोड़ा करने में कठिनाई होगी। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। पहला ऑप्शन E/16 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन E/27 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन E/81 दिया गया है, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में
जो दिया गया है एक प्रश्न, इसमें E/81 है। कैसे है इसको अभी आपको दिखा देते हैं। जैसे एक स्टीफन नियतांक होता है E प्रोपोर्शनल T⁴। यहाँ 3 आपको दिख रहा होगा। इस 3 से आप थोड़ा सा इसको क्लैरिटी कर सकते हैं, मतलब रफली आप समझ सकते हैं कि जब भी ये फार्मूले में रखा जाएगा 81 अवश्य बनेगा। उससे आपका ये टिक कर सकते हैं एक लॉजिक लगा के। सॉल्व तो करेंगे तो जो आर्ट के बच्चे हैं उनको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, तो समझना नहीं, आपको थोड़ा ट्रिकी इसको देख लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि एक आध प्रश्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये सब पूछा नहीं जाता है। अब देखिए एक करंट का प्रश्न है, आपको याद नहीं करना है इसको। बस इसे आपको प्रकृति समझना है, करंट की प्रकृति समझना है। कैसे बीपीएससी पूछता है करंट को, इसीलिए इसको हमने शामिल कर लिया है। यूट्यूब पर बहुत से लोग जीएस करवाते होंगे, लेकिन उन लोग करंट के प्रश्नों को छोड़ देते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता करंट कैसे पूछा जाता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। कभी भी कांस फिल्म महोत्सव की यदि कोई भी चीज़ें हों तो आपको दिमाग में रखना है क्या हुआ है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी, पूछा है मई 2023 में 76वें कांस। तो यहाँ अनुराग कश्यप कैनेडी फिल्म को शामिल किया गया है, पूछ रहा है। कन्नू बहल की आगरा फिल्म को शामिल किया गया है, पूछ रहा है। नीरज पांडे की खाकी फिल्म है, पूछ रहा है। उपरोक्त में से एक से देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में वैसे तो तीनों प्रश्न सही हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जब भी कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में कोई पढ़ा होगा तो इन तीनों नाम को अवश्य पढ़ा होगा, तो जो पढ़ा होगा वो आसानी से कर ले जाएगा। अब भविष्य में आप सभी लोग जब भी कांस फिल्म फेस्टिवल देखें, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमें याद रखना चाहिए जो नई चीज़ें आती हैं। इस प्रश्न का रखने का मकसद यही है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि कितना करंट अफेयर पढ़ना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये तो दिवस से प्रश्न है, इसको तो आपको याद करना ही है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 नवंबर पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ 10 दिसंबर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन 24 अक्टूबर दिया गया है। चौथा ऑप्शन 11 दिसंबर। पाँचवा ऑप्शन 12 दिसंबर। तो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, यहाँ विश्व नहीं लिखा है, फिर भी आपको 10 दिसंबर ही लगाना है, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अजाली ओशोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? अजाली ओशोमानी के बारे में पूछा गया है। यह भी करंट का प्रश्न है, इसको भी आपको याद नहीं करना क्योंकि ये पेपर के टाइम पर ही रिलेवेंट थे। अब इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि अब दूसरा ही करंट बनेगा। सिर्फ आपको इसको समझना है। क्या समझना है? इसकी प्रकृति को, मतलब किस तरीके के प्रश्न आते हैं। कोई दौरा होगा आपके देश में, भारत में, तो उनका नाम आपको याद रखना है। अब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था इसलिए पूछ लिया गया है। तो यहाँ कांगो गणराज्य लिखा गया है, गैबोन के थे ये पूछा जा रहा है, कोमोरोस के थे या उपरोक्त में से तीनों के थे या किसी के भी नहीं थे। कोमोरोस, गैबोन, कांगो गणराज्य। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कोमोरोस के थे। बस आपको देखना है, आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ऑप्शन इसमें कोई महत्व नहीं रखता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब कोमोरोस देश दक्षिण अफ्रीका का देश है, आप अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष थे इसलिए इम्पोर्टेंट बन गए।
तो ऐसे ऐसे आप कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट तो आज ख़त्म हो गया। आज हमने लगभग 32 प्रश्न देखे हैं इस सेशन में, जिसमें 2 करंट अफेयर के थे जिसको आपको याद नहीं करना है। बाकी 30 प्रश्न आपको पॉलिश फॉर्म में तैयार होना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। पॉलिश फॉर्म में आपको तैयार होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे वीडियो को और चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से दिमाग में फिट किए होंगे। तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि आप सभी लोगों के लिए प्लेलिस्ट एक बार फिर बता देते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसी चैनल पर। आप सभी लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो जीएस, एनसीईआरटी, एससीईआरटी के नाम से बना है। एमसीक्यू एक्सप्रेस और सभी इसमें पीवाईक्यू हैं और सब इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है इसमें। और सब आयोग के आए हुए प्रश्न हैं या फिर जो एनसीईआरटी बुक्स से उठा के कुछ इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आप सभी को अच्छे से, जितने भी लोग हैं, प्लेलिस्ट को देखिए। इसमें 21 वीडियो पढ़ चुके हैं। जब ये वीडियो पड़ जाएगा तो 22 नंबर का वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग एक बार देख चुके हैं तो दोबारा इसको देखिए, इससे आपको चीज़ें और बेहतरीन होंगी। और हम वीडियो इसमें अपलोड करते रहेंगे। थोड़ी व्यस्तता है इस समय, इसलिए वीडियो अल्टरनेट करके आपको मिल रहा है। आने वाले समय में आपको इन सभी समस्याओं से नहीं मिलेगा, सभी का समाधान कर देंगे। बस 1 हफ्ते की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करिए और जितने भी प्लेलिस्ट हैं सभी को देखिए। आप सभी लोग 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक पढ़िए। और अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी बुक से भी आपकी थ्योरी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बस आप पढ़ने का थोड़ा पेशेंस रखिए। और अगर आप पढ़ने का पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो आप किसी टीचर से कंप्लीट थ्योरी पढ़ लीजिए सब्जेक्ट वाइज, उससे भी आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।